आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत की खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज। क्या बात है। अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं? वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है जी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में है आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है, बनारस के पास। बनारस के पास। पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज जो 1923 में बनी थी। और उसके माध्यम से और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेड्सकेप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है? पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है वो आपको काफ़ी एज ए टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट, तो पता चला एप्रन भी वाइट होता
है और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आंखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की। आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है? एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो। ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज, भावनात्मक तरीके से मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है। तो वहाँ से शुरू हुई। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है। ऐसा ब्यूटीफुल ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड, आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए। क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे एमबीबीएस ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है। क्या बात है। आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा? मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं। ओह, इकबाल फिल्म का गाना है। हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है। क्या बात है, सुनते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं
हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको? मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर एपीजे कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर। इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का? ये एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफ कोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करे, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है। आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीजें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको
एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड कि जो लेडीज थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे। जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था। टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे आपके वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया कैसे आ रही है। ऑफ कोर्स पूरी सीएम से डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। क्या बात है। तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर। ऑफ कोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज्यादा दिख रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया। हाँ, उन्होंने दिया, एक्चुअली मिशन दिया, एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं। उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है। जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता है। अच्छा। हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी है, अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। 3 से 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं। भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं। तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता। एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि सीपीआर जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी सीपीआर क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने सीपीआर तो हम लोग डेली करते थे, डिफिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला
सीपीआर मैंने गांव में किया था जहां पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी। और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए। ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहां पे सीपीआर किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये बीकेसी हमारे मुंबई में ही एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, सीपीआर किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। आईसीयू ने बोला आपने राइट ली, उनको सीपीआर दिया। 2 बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको सीपीआर किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट 2 और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको सीपीआर किया, स्टेबलाइज किया और लकीली क्या था, रन पे ही था तो उसको रोका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वाज स्टेबल लेटर ऑन। तो लेकिन ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में सीपीआर देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं? पहले तो कि जो सीपीआर ट्रेनिंग था हमारा लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं, बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे 2 फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत सीपीआर दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स। तो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से। तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर सीपीआर किया। हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी सीपीआर किया। उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी एमओएस की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने सीपीआर को एक्सेप्ट किया और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में सीपीआर स्टेशन होता है। जी। तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है। उसको एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हमारे देश में पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को सीपीआर आनी चाहिए जी। तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में मैं 2000 की बात कर रही हूँ कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था जी। लेकिन चाहे वो मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉय हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है। तो लोगों में ये अवेयरनेस बहुत, ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है।
बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है। और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम सीपीआर, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो, अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं। हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1 2 3, 1 में आपने देखा पहला, तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ। जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो। और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और इजीली मॉड्यूल्स हैं। तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी? बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की। लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये? आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहां पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है। वहां पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscape.india@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू। अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं। मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में एक गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे, पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा, टाइप सुनो, ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था। वाह वाह। और बेटियों का जयकारा, जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। समीर, इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए। बिल्कुल। नई आशाएं लिए साथ साथ, मंजिल पे रखे आंख आंख। नई आशाएं लिए साथ साथ, मंजिल पे रखे आंख आंख। मुश्किलों को देकर मात मात लड़की है गर्व की बात। देख बेटियों का साहस, नतमस्तक है जग सारा। जयकारा जयकारा है बेटियों का, जयकारा 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 है बेटियों का, जयकारा 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 है बेटियों का, जयकारा 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 है बेटियों का, जयकारा। मिसालें तो नहीं मिल जाएंगी, मंजिलें देने
गवाही बेटियों की आएंगी। कामयाबी की मिसालें सौ नई मिल जाएंगी, मंजिलें देने गवाही बेटियों की आएंगी। शाश्वत अवतार रणचंडी का लेकर बेटियां, सबकी रक्षा के लिए लड़ती रही है बेटियां। इनकी नई उड़ानों ने नापा है अंबर सारा। जयकारा जयकारा है बेटियों का जयकारा, जयकारा जयकारा है बेटियों का जयकारा, जयकारा जयकारा है बेटियों का जयकारा, जयकारा जयकारा है बेटियों का जयकारा। बेटियों पे प्रश्न चिन्ह अब तो लगाना छोड़िए, बेटियों का दौर है इन्हें आजमाना छोड़िए। ओ बेटियों पे प्रश्न चिन्ह अब तो लगाना छोड़िए, बेटियों का दौर है इन्हें आजमाना छोड़िए। इनके कदमों के निशान भी रास्ते दिखलाएंगे, मील के पत्थर भी शोहरत के तराने गाएंगे। झंडे ऐसे गाड़ दिए जैसे अटल ध्रुव तारा। जयकारा जयकारा है बेटियों का जयकारा, जयकारा जयकारा है बेटियों का जयकारा, जयकारा जयकारा है बेटियों का जयकारा, जयकारा जयकारा है बेटियों का जयकारा। बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है? किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं? वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वाज एबल टू डिटेक्ट अर्ली। तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है। सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया। सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर। सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस। और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था। तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है जी। जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में। तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे की वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा। पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और गूगल के पास। ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है। आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का। मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है। हम बाहर जाते हैं पूजा करने की, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है। तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको उसको
अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी। कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था, तो मुझे बोलती नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी। मुझे 5-10 मिनट तो उनकी वही बात चली, तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था, प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने। वो सिर्फ बोली थी अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया। तो बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं और उस पे कटौती भी करते हैं। क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलो अप, उसके, तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर। 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है कुछ गड़ तो नहीं रहा है, अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली। ये बेहद खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। अब अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बालाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इंफॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन, आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव, एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिस डायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको जी। आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज्म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए, उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ। और कितना भी कंट्रोल आप करते हो, आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है। बिल्कुल। और जो पेशेंट है भारत के, वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है
इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी। सेम दवा? हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है। और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं। मेरे डैड बचपन में काफ़ी जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता। एक डीप वैक्यूम, या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है। वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट। सुनते ही ये गाना। पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी
डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप? खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो। अच्छा। सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड एंड quite deeply rooted हूँ, family oriented I am, but definitely I have a very great family also. The kids are very good, mother-in-law is very loving, caring, father-in-law बहुत like all are very nice, and I spend time, I like to write also. So अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ। तो उस पे भी काम करती हूँ, एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग। सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है, बट इस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली। अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं, एज अ चाइल्ड ऑल्सो कभी टीवी देखा नहीं। ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है, बिकॉज दे डिस्टर्ब मी। जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है? इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में। और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम है इसमें। आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल, जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग। और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया, जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज्ड लॉ डॉक्टरों के लिए आए, और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके, और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करे, न कि कियोस्क में यूज करे। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है। तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं। और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर। सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं। वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिसिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चीज है, और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए, और सी टू इट कि वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और
और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।